राम बिलास जी कह रहे हरियाणा से। राम राम सर। राम राम भाई। राम राम। आकाश पटेल, मंगल कुमार मेहता, योगेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर बारिश हो रही है क्या आपके यहाँ? नहीं, बारिश तो नहीं हो रही भाई। अभी वैसे मैंने देखा नहीं है काफी देर से बाहर, पर हो नहीं रही, वरना तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाता। सपना कुमारी कह रही है गुड इवनिंग। हालांकि आजकल आपको पता है कि अप्रैल के महीने में आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, बीच में बौछार भी हो जाती है बारिश की। अभी पर लग नहीं रहा है। पूरी एनर्जी के साथ है, स्टार्ट करते हैं। ओके। योगेंद्र, केशव, राजकमल प्रजापत, केशव वर्मा, सौरभ बहादुर थापा, राजकमल, राहुल, ऋतिक, पंकज, बिहार की धरती से प्रणाम कर रहे हैं। पिंक सिटी से राम राम लिख रहे हैं। आशीष वर्मा जी राधे राधे लिख रहे हैं। ऋतिक कुमार प्रजापति नमस्कार। रणवीर जी मुर्शिदाबाद की धरती से गुड इवनिंग कह रहे हैं। पथिक मंडल मुर्शिदाबाद तो शायद वो है ना जिसमें आजकल थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है, कुछ दंगे वंगे चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। शिवम, वसीम अहमद, राजस्थान में से एक वैकेंसी आई है RSSB ग्रुप डी की, आई होगी भाई। सर मेरा सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाऊं? जाओ भाई, बिल्कुल जाओ। इंदौर की धरती से प्रणाम स्वीकार कर लिया हमने निखिल का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ रेजिस्टेंस तक बता दिया था कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। लॉन्ग एंड थिन वायर हैज हाई रेजिस्टेंस। और एक मैंने लिखा था कि छोटे और मोटे तार का रेजिस्टेंस होता है कम। तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लंबाई के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। लंबे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने एक फॉर्मूला यहां से बनाया था R=ρL/A। इस रो को हमने लिखा था प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, ये हमने आपसे पूछा था। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी जो है पीछे की सारी क्लासेस पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये बेटा, जो हमने पिछली क्लास में आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवाया था R=ρL/A, तो यहाँ पे हमने तो बता दिया कि भाई तार का जो रेजिस्टेंस है, किसी तार से जब करंट फ्लो करेगी तो उस करंट को फ्लो करते समय, करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को भागते समय जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध मिलेगा वो तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप खुद सोचो, मेरे पास दो तार हैं, दोनों की लंबाई भी बराबर है, दोनों की मोटाई भी बराबर है, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं, रेजिस्टेंस एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। भाई तार आपने उतना ही लंबा मोटा ले लिया लोहे का, उतना ही लंबा मोटा ले लिया आपने कॉपर तांबे का, दोनों से करंट एक जैसी पास नहीं करती। रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा लिया आपने, पदार्थ कौन सा लिया है। तो लंबाई पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबे तार का ज्यादा होता है, लंबाई के लिए L आ गया। मोटाई पे भी डिपेंड करता है कि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये जो बेटा रो लिखा है ना, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ये मटेरियल के लिए है। ये जो प्रतिरोधकता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह रहे हैं, ये आया मटेरियल के लिए। तो रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है, ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, ये तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो है ये लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, मोटाई पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी। लेकिन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो पेपर में आपको कई तरीके से कंफ्यूज करेगा कि एक तार को खींच के लंबा कर दिया, मोड़ के आधा कर दिया, काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ता है? तो रेजिस्टिविटी जब तक मटेरियल ना बदले, जब तक आप पदार्थ ना बदले, कॉपर की जगह लोहे का तार ना लेके आए या सोने का तार ना लेके आए, तब तक इसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए है फॉर्मूले में। तो इसे धीरे धीरे समझ में आएगा, टाइम लगेगा इसमें भी। तो यहां पे हम फर्स्ट लाइन आज की लिखते हैं। पहले लिखेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन length of wire and its area of cross section। हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तार की लंबाई
प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये किस पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। सेकंड लिखेंगे, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन material of wire. Resistivity depends on material of wire and temperature. हिंदी में लिखेंगे, प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आगे आएगा चल के ये। अभी पहले 2 पॉइंट आपको रटने हैं, याद करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मटेरियल के बहुत से रो की वैल्यू दी हुई है, तो याद रखनी है कि 3-4 काम लिखवाएंगे, उनकी याद कर लेना। देखो, तो प्रतिरोधकता बेटा किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड किस में करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है और टेम्परेचर कौन सा है। अब इसके लिए मैं आपको पेपर के हिसाब से यहां पे जो चीज बताऊंगा इसे ध्यान रखना। एक तरफ लिख रहे हैं हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, से लिखते हैं हम आर से। एक तरफ लिखेंगे हम रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसे लिखते हैं हम रो से। देखो, अगर पेपर में बेटा रेजिस्टेंस आए, प्रतिरोध आए, रेजिस्टेंस तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी। लंबे पतले तार के लिए ज्यादा, छोटे मोटे के लिए कम। ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल सोना है कि चांदी है कि क्या है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हर फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, ये तार के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती कि लंबाई मोटाई क्या है। ये डिपेंड करती है कि सोने का तार है कि चांदी का तार है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम मीटर। अब पेपर में आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर उसने एग्जाम में आपसे लिखा कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे सब पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। ये लंबाई पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी। यूनिट है इसकी ओम। तो किसी तार में जब करंट चल रही होगी तो करंट को फ्लो करने में जो दिक्कतें आएंगी वो सब फैक्टर पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल स्पेसिफिक होती है, ये मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। इसका लंबाई मोटाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये हमने पेपर के हिसाब से, चलो ठीक है हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, अभी भी ढंग से मजा नहीं आया, एक क्लियरिटी नहीं आई कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो शब्द जो है इनमें क्या फर्क है, उसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखो, लास्ट क्लास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इजकल टू रो एल बाई ए। ठीक, अगर मैं काम करूं, मैं एक तार ले लूं जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, यानी एकांक लंबाई का तार ले लिया मैंने, यूनिट लंबाई का, और एकांक क्षेत्रफल है उसका, यूनिट एरिया है। तो तार की लंबाई अगर 1 मीटर हो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो देखो क्या होगा, लंबाई आपने 1 ली, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले, दोनों 1 1 है, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, रो के। यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही है, लेकिन उस तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। एक्चुअल में हुआ क्या,
जैसे मैं कॉपर का 1 मीटर लंबा तार ले लूं और उसका एरिया ले लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले कॉपर के तार का जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके हम रेजिस्टिविटी कह देंगे। ऐसे फिर मैंने एल्यूमिनियम का लिया, 1 मीटर लंबा 1 मीटर एरिया का स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस आया मैंने उसे रेजिस्टिविटी कह दिया। तो हमने हर एक तार, हर एक मटेरियल का तार 1-1 मीटर लंबा लिया, सबका एरिया भी इतना लिया, तो सबका जो जो रेजिस्टेंस आया उसे हमने रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कह दिया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया हमने? हर एक तार की लंबाई 1-1 मीटर ली और एरिया 1-1 मीटर स्क्वायर लिया, उनका जो जो रेजिस्टेंस आया उसे रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्यों कहा? वो इसलिए किया हमने, भाई मान लो मैंने एक तार ले लिया तांबे का, बहुत ही लंबा और पतला तार, लंबा पतला। लोहे का ले लिया छोटा और मोटा तार। तो कॉपर का लंबा और पतला तार लूंगा तो लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, तो उसमें करंट फ्लो करने में दिक्कत आएगी। लेकिन लोहे का तार लिया मैंने छोटा मोटा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाएगी। तो मुझे ये लग सकता है कि कॉपर से मुकाबले लोहा ज्यादा बढ़िया है, लोहे के तार से करंट बढ़िया पास होती है। लेकिन वो सही नहीं है भाई। दो चीजों में आप कंपेयर कब करोगे? जब दोनों की लंबाई और मोटाई बराबर रखो। अगर आप उतना ही लंबा मोटा तार कॉपर का ले, उतना ही लोहे का ले, फिर देखना कॉपर बहुत कम रेजिस्टेंस देगा, कॉपर बहुत बेहतरीन निकलेगा। तो अगर मुझे पता करना हो कि कौन सा मटेरियल बढ़िया है, किससे इजिली करंट पास हो जाएगी, तो मुझे तार के रेजिस्टेंस नहीं देखना, मुझे उसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता देखनी है। क्यों? जब रेजिस्टिविटी निकाली होगी तब तो लंबाई हमने फिक्स ही कर रखी थी 1-1 मीटर, एरिया भी फिक्स कर रखा था 1-1 मीटर स्क्वायर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी यानी कि वो बढ़िया है, जिसकी ज्यादा होगी वो बेकार है। तो रेजिस्टिविटी हमें कंपेयर करने में हेल्प करती है। मैं कह दूं दो तार हैं, दो मटेरियल हैं, एक की रेजिस्टिविटी 1, एक की 5, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कम है ये बढ़िया है। वहां पे आपको लंबाई मोटाई देखने की जरूरत ही नहीं है कि बाय डेफिनेशन दोनों की लंबाई मोटाई बराबर रखने के बाद में जिसका रेजिस्टेंस कम आया उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इसलिए बढ़िया है रेजिस्टिविटी। जैसे कुछ मटेरियल की आप चाहो तो याद कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे बढ़िया कंडक्टर में आता है। इसकी होती है 1.6 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर, ये सिल्वर की है। कॉपर की होती है 1.69 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर, ये कॉपर की है। एक आप याद रख लेना कार्बन की 3.5 गुणा 10⁻⁵ ओम मीटर। इन कुछ की आप रेजिस्टिविटी ध्यान रख सकते हैं। तो आप इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की, जिसकी रेजिस्टिविटी कम, यानी कि वो बेहतरीन मटेरियल है। तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जो है ये लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि लंबाई मोटाई बाय डेफिनेशन फिक्स है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, यानी कि वो ज्यादा बढ़िया होगा, कम प्रतिरोध प्रदान करेगा मटेरियल। तो यहाँ पे एक बार इसे उतार लो यहां तक का, लिखना एक बार सही बच्चे यहां तक। हो गया। तो हमारे पास में ये कुछ जो है ये आप वैल्यू याद कर सकते हैं। इसमें खास तौर से सिल्वर का आपको याद रखना है, ठीक है। और एक एक कार्बन का, एसएससी के एक असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के पेपर में कार्बन का आ गया था, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है सबको लिखना नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। एल्यूमिनियम का है 2.8 गुणा 10⁻⁸।
एल्युमिनियम का लिखना है तो लिख लो भाई, ये इतना कितना ये रट्टा मारोगे। एल्युमिनियम का है 2.8 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। एल्युमिनियम का ये है, ठीक है। इसमें एक तो सिल्वर वाला याद रख लेना, कार्बन वाला सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा है, कॉपर की, तांबे की, एल्युमिनियम का और ज्यादा है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है फैन के अंदर कोईल पतली होके भी हीटर जितना हीट क्यों नहीं होती। बेटा हीटर में अलग मटेरियल हम यूज करते हैं, नाइक्रोम, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है नाइक्रोम की, और वहां पर होता है कॉपर, तो वो उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराता। जब कॉपर, जब पढ़ाएंगे आपको हीटर तब बताएंगे, ठीक है। चलो अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इनका आपको आंसर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सर आपने पिछले में आपने बोला था कि पतले लंबे वायर बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं। लंबे, मैंने कहा था कि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो लंबा पतला तार जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन उतना ही लंबा पतला तार भाई आपने कॉपर का लिया, उतना ही लंबा पतला तार आप नाइक्रोम का लेंगे, तो दोनों फर्क आएगा। मेटेरियल भी तो इंपोर्टेंट होता है। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, धातु के चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता, निर्भर करता है। देखो पहले पढ़ना है कि पेपर में रेजिस्टेंस लिखा कि रेजिस्टिविटी लिखा, प्रतिरोध लिखा कि प्रतिरोधकता, तो रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से, तो रेजिस्टेंस लिखा है कि रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस लिखा है प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस तो तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी और मटेरियल पे भी, लंबाई पे भी, मोटाई पे भी, मटेरियल पे भी, टेम्परेचर पे भी। तो आंसर क्या बनेगा इसका हमारा? डी ऑप्शन। तो अभी हमने आपको एक बताया था ना, डी। प्रतिरोधकता लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है, रजिस्टिविटी मैंने बताया कि केवल मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टाइम से आया करो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24 इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर, चालक के आकार रूप से स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट है शेप और साइज पर, यानी कि जिसपे लंबाई मोटाई का फर्क नहीं पड़ता उसे इंडिपेंडेंट है, वो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये डायमेंशन पे, लंबाई चौड़ाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करती। तो प्रतिरोधकता जो है, या तो टेम्परेचर लिखा हो पेपर में, या फिर क्या लिखा हो, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता के लिए मटेरियल, इस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक। एक ये करना आपको, अभिषेक पटेल, रॉबिन, केशव, शर्मिला, कोमल, श्याम कुमार गुप्ता करते रहो। कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तांबे की धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से केवल एक पर निर्भर करती है। बेटा देखो इस बार उसने रेजिस्टिविटी पूछा, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता एक तो डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल उसने बता दिया कॉपर है, तांबा है, और एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उसका लंबाई मोटाई से कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन, ठीक है। महेश जंजाल भाई, जब बता रहे थे तुम्हारा ध्यान कहां था? बीच में गायब हो गए थे क्लास में। फैन के अंदर की कोयल, फैन के अंदर एक कोयल, एक ही कमेंट करे जा रहे हो जब से। जब बताया जाए सुना भी करो उसे। क्या क्वेश्चन लिख के गायब हो जाते हो क्या? कह रहे जी फैन के अंदर की कोयल गर्मी पैदा क्यों नहीं करती? अरे अभी बताया था 2 मिनट पहले ही कि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लंबा पतला तार जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन आपने फैन के अंदर जो आपने तार लिया है वो तांबे का लिया है, और लंबा पतला तार आपने हीटर में लेते हैं किसका? नाइक्रोम का। तो तार लंबा पतला है तो साथ में मेटेरियल भी तो देखना पड़ेगा, तो उतना ही लंबा पतला तार, सबका रेजिस्टेंस सेम थोड़ी ना होता, मेटल का भी देखना पड़ता है। तो नाइक्रोम का उतना ही लंबा पतला तार होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है नाइक्रोम की तांबे के मुकाबले, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है। कॉपर का नहीं होगा। आ जाओ, अब यहां पर एक चीज लिखेंगे हम, कंडक्टेंस चालकता। कंडक्टेंस
चालकता से लिखते हैं हम जी से। सॉरी, ठीक आ गई भाई, 3 4 इकट्ठी। कंडक्टेंस चालकता, बेटा कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो पेपर में कई बार आपसे पूछ लेगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम या कंडक्टेंस का व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं। तो हम बोलेंगे कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस को हम लिखते हैं जी से, और जी किसके बराबर होता है 1/r के। ठीक, अब यहां पर इनकी आपको यूनिट, इनके मात्रक याद रखने हैं। ठीक है गुरुजी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, कार्बन या नाइक्रोम टेम्परेचर। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। मैं आपसे कह दूं तो बताओ, पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि तेल का ज्यादा होता है, कोई बात है। जिसे ज्यादा हीट दोगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा जीवन में। देखो बेटा, इसके हम यूनिट निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, कंडक्टेंस की यूनिट मात्रक। तो कंडक्टेंस चालकता का मात्रक क्या होगा, कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम, तो उसका मात्रक हो गया 1/ओम। ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओम इनवर्स, और इसी ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो। तो जो महो जो यूनिट है वो कंडक्टेंस चालकता की है। बहुत सारे बच्चे पेपर में, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जिसका मात्रक मैंने ओम मीटर बताया, तो रजिस्टिविटी की यूनिट महो लिख कर आ जाते हैं। महो जो यूनिट है वो कंडक्टेंस चालकता की है। अच्छा ये बेटा, ये जो महो है इसी को हम आजकल, ये महो की जगह इसका हम यूज करते हैं सीमेंस। तो पेपर में तो आपको महो लिखा मिलेगा, सीमेंस लिखा मिलेगा। हालांकि अभी भी महो ज्यादा लिखा मिलता है, हालांकि इसका पुराना नाम है, लेटेस्ट हम सीमेंस यूज करते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि कंडक्टेंस चालकता का मात्रक क्या, महो या सीमेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी ये आपको बता रहा होता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसकी चालकता ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोध कम है, करंट को जाने में कम प्रतिरोध मिल रहा है, वो अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक है, इजिली करंट भाग रही है। जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा चालक। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट को प्रतिरोध बहुत ज्यादा मिल रहा है, करंट जा ही नहीं पाएगी, वो अच्छा चालक होगा ही नहीं, वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा ही नहीं, वो तो कुचालक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसे याद रखना इस फॉर्मूले से ही कि 1/ओम, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को पलट के लिख दो MHO, महो, महो या सीमेंस। ठीक है, ऐसे ही एक बार उसने पेपर में कहा कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या देगा। बेटा देखो, कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से, रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से। तो आपको पता है कि जी इक्वल टू 1/r है। अगर आप इनके दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस, चालकता इंटू प्रतिरोध, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, एक लिखेंगे यहाँ पे हम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता, लिखते हैं हम सिग्मा से। कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, विशिष्ट चालकता होता है 1/, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं सिग्मा से, कंडक्टिविटी है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के बराबर। ठीक, कंडक्टिविटी। अब यहां से बेटा अगर इसकी हम यूनिट निकालें, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओम को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये ओम इनवर्स बटे मीटर। ओम इनवर्स क्या होता है, महो, ये बन गया महो पर मीटर। और मैंने कहा था कि महो को मिल सकते हैं सीमेंस, तो यानी कि सीमेंस पर मीटर।
तो महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। इन चारों की यूनिट याद रखना, चारों की। रेजिस्टेंस का तो सबको याद होगा ही, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, कंडक्टेंस चालकता का महो, और कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का महो पर मीटर। मैं इन चारों को एक साथ लिख देता हूं, चारों की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल के साथ लिख देते हैं हम यहां पे। रेजिस्टेंस के लिए ओम, और रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। कंडक्टेंस चालकता का महो या सीमेंस, और कंडक्टिविटी का महो पर मीटर। ओम, ओम मीटर, महो, महो पर मीटर। इन चारों की याद कर लो अभी। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की तो आपको याद है ही, ओम, ओम मीटर, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की महो, महो पर मीटर, याद कर लेंगे। आदि हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़े आगे। ओम मीटर तो ऊपर जाके पूरा इन्वर्स हो जाएगा, तो मीटर को हम ऊपर कहां ले गए, खाली ओम को ऊपर ले गए थे हम। हमने क्या लिखा है यहां पे देखो, ध्यान से देखा करो थोड़ा सा, ऐसे ना मूर्खों जैसे हरकतें नहीं करनी। ये मीटर को नीचे नीचे रखा हमने, ओम को ऊपर ले गए, तो ये लिखा ओम इनवर्स, ये नीचे मीटर झुका तो रखा। अगर मैं इस पूरे को ले जाता ऊपर तो बनता ओम मीटर टोटल का इनवर्स बनता। हमने मीटर को नीचे रखा है, ओम को लेके ऊपर, ताकि ओम इनवर्स को हम महो लिख सके, महो पर मीटर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, चलो एक काम करते हैं, यहां से निकालते हैं हमारे पास क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछा है सोच समझ के ध्यान से आंसर देना है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। 6 सेकंड की जगह अभी 8-9 सेकंड में दे दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक होना जरूरी है क्वेश्चन का। पता नहीं किस सेट में है क्वेश्चन वो जो पूछना चाह रहा था मैं, पर 2-3 क्वेश्चन दिख गए हमें जो हम पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन ही करना, क्वेश्चन नंबर 1। सर मुझे एक डाउट है, टॉपिक से है, क्या पूछूं? किस टॉपिक से? पहले बताओ क्या लिखा तुमने भाई पंकज कुमारी है, इसे पढ़ के कोई क्या आइडिया लगाएगा? ठीक है रविंद्र जी, थैंक यू। चलो यहां देखो, इसने कहा कि ए मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रो, प्रतिरोधकता रो वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। वसीम अहमद का बिल्कुल ठीक आंसर है। यूट्यूब पे मैं क्लास अभी ली थी मैंने, सैटरडे संडे को क्लास हुई थी रात को 9 बजे, वेव वाले चैप्टर क्वेश्चन कराए थे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम अगला चैप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ही ले लें, या फिर मैकेनिक्स का लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं। निखिल केशव, सौरभ बहादुर थापा, बहुत बढ़िया लग रहा है मैं देखकर। आंसर क्या बेटा इसका? डी। देखो इसने कहा कि हमारे पास में एक वायर है, इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो है रो,
कह रहा है कि इसे 4 बराबर भागों में काट लिया हमने, तो 4 बराबर भाग कर लिए। अब रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता, वो लंबाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। अगर ये तार कॉपर का था, तांबे का, इसे 4 बराबर हिस्सों में काटोगे तभी तो कॉपर का ही रहेगा ये। अगर यहाँ पे पूरा तार तांबे का है तो 4 बराबर हिस्से करने पर भी तांबे का ही रहेगा। और रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। जो बच्चे इसका आंसर ए लिख रहा है, एक बच्चे ने लिखा रेखा ने केवल पूरी क्लास में, और एक रणवीर कुमार ने, इन दोनों का गलत हो गया भाई। रेजिस्टिविटी रो बाई 4 आप तब कहते अगर वो लंबाई पे डिपेंड कर रही होती। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि एक तार है, इसका रेजिस्टेंस जो है, जो टेढ़ा मेढ़ा जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, मैं कहता कि एक तार का रेजिस्टेंस आर है, इसे मैंने 4 बराबर हिस्सों में काट दिया, हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहते हैं सर रेजिस्टेंस तो लंबाई मोटाई पे भी डिपेंड करता है। अगर पूरे तार का रेजिस्टेंस आर है, 4 बराबर हिस्सों में काटेंगे तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस होता है आर बाई फोर, आर बाई फोर। अगर हम इसे 4 बराबर हिस्सों में काट कर एक हिस्सा बड़ा एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर लूं, तो रेजिस्टिविटी तो आप तभी बता सकते हैं, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के बदलने से बदलती है, रेजिस्टिविटी तो तभी सेम रहेगी। हाँ, फिर रेजिस्टेंस में दिक्कत आ जाएगी भाई। रेजिस्टेंस पूरे तार का आर है, 4 बराबर हिस्से काटे, हर हिस्से का आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर, आर बाई फोर होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 बराबर हिस्से किए तो रेजिस्टेंस 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। रेजिस्टिविटी चाहे 2 बराबर हिस्से करो, चाहे 2 बराबर नहीं करो, चाहे 10 करो, चाहे 12 करो, मटेरियल नहीं बदला, रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक करो, आसान क्वेश्चन है ये वाला। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध होता है। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये गलत हो गया। तो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कह रहा है तो ये गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ये सही है, सी करेक्ट आंसर है। लंबाई के तो समानुपाती होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। एक ये देखो, वसीम, निखिल, अमित कुमार, कोमल कुमारी, योगेंद्र सिंह यादव, केशव वर्मा, सबका ठीक आ रहा है आंसर। विक्रम कुमार महतो, ऋतिक, रोबिन, इसने कहा है कि द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी हमने बताया था, रेजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से, इसकी होती है ओम मीटर। ठीक है, 10 का बन गया डी। अब एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन ढूंढा था हमने आपके लिए। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से बना देंगे अभी। ये क्वेश्चन करना। आरंभ हूं मैं, प्रचंड हूं मैं। करो ये।
कह रहा है कि ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर। लंबाई एल, त्रिज्या आर के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है। उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई दुगुनी और त्रिज्या भी दुगुनी है, क्या होगा? देखो यहाँ पे दो तार में कंपेयर कर रहा है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे दो वायर में कंपेयर कराया जाता है कि एक तार की लंबाई दूसरे से दुगुनी है या आधी है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है सर जी, से पॉलिटेक्निक होगा क्या? भाई पता नहीं, पॉलिटेक्निक का हम पढ़ाते नहीं है ना, हमने कभी पॉलिटेक्निक का पेपर देखा। जब हमने खुद पेपर दिया होगा कभी पॉलिटेक्निक का तब देखा था, वो बहुत पुरानी बात होगी, 2007 की। आप देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, एक आध का बी भी है, किसी का सी भी है। ए को छोड़ के सारे ऑप्शन आंसर आ गए हैं। देखो बेटा, एक तार की लंबाई एल है और त्रिज्या आर है, इसका रेजिस्टेंस है आर। यह देखना, एक वायर है, लंबाई एल, रेडियस आर, रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। कह रहा है कि उसी सामग्री का, यानी कि अगर पहले वाला तार जो है अगर ये तांबे का है तो दूसरा भी तांबे का ही है, पहले एल्युमिनियम का दूसरा भी एल्युमिनियम का है, उसी सामग्री के तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई दुगुनी और त्रिज्या भी दुगुनी हो। इन बेटा जो दूसरा तार है इसकी लंबाई पहले वाले से दुगुनी है और त्रिज्या भी दुगुनी है, तो कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि R2 मान लो और पहले वाले का मान लो R1, तो जो R2 है वो R1 से कितने गुना होगा। जब भी पेपर में दो तारों में कंपेयर करने के लिए आए, जब भी दो तारों में कंपेयर करने के लिए आए कि लंबाई दुगुनी रेडियस दुगुनी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। तो आपको क्या करना है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ये इतने गुना, ये इतने गुना, तो बताओ ये कितने गुना होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखा करो पूछ किसके बारे में रहा है कि लंबाई इतने गुना, रेडियस इतने गुना, तो रेजिस्टेंस बताओ। तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इजकल टू रो एल बाई ए। लेकिन वो रेडियस का जिक्र कर रहा है, तो रेडियस की फॉर्म में आप एरिया को क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। भाई मेरे पास तार है, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ए, ये क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। बस हमारा काम हो गया। अब एक्चुअली देखना, बड़े ध्यान समझना यहाँ पे, बाकी और भी कई क्वेश्चन पूछूंगा मैं। दोनों तार कह रहा है कि सेम सामग्री के हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम रहेगी, इसे हटा दो। ये पाई क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो। यानी केवल अब क्या बचा? एल और आर। तो दूसरे तार की लंबाई कितनी है? दुगुनी। लंबाई दुगुनी है, लंबाई फॉर्मूले में ऊपर लिखा है, 2 ऊपर लिख दिया। रेडियस कितनी है? दुगुनी। रेडियस लिखा है नीचे पर, रेडियस में स्क्वायर भी है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 नीचे 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा? 1/2। यानी नए तार का जो रेजिस्टेंस होगा पहले का आधा होगा, वो आधा। तो पहले वाले का था आर था, तो इसका R/2 हो जाएगा, तो डी आंसर बनेगा इसका। तो जिनका डी है उनका एकदम सही है। पंकज सी लिख रहे हैं, विक्रम कुमार मोहतो ए लिख रहे हैं, रणवीर रेखा का बी था, अभिषेक पटेल का भी बी था, योगेंद्र का भी बी था, ऋतिक कुमार प्रजापति का सी था, इनके गलत है। बाकी निखिल का डी, धीरेन्द्र का डी, महेश जंजाल का डी था, इनका सही है। जो डी लिख रहे हैं पंकज कोमल, इनका सही है। बाकी जो ए बी बता रहे हैं कुछ, उनका गलत है। अब मैं आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दूंगा, इसके आपको आंसर देने हैं। एक तार है, इसकी लंबाई है एल, रेडियस है आर, ये एल्यूमिनियम का तार है, रेजिस्टेंस है इसका R1। एक मेरे पास दूसरा तार है, इस तार की जो लंबाई है इस पहले वाले तार से डबल, लंबाई डबल है लेकिन रेडियस है आधी, ये भी एल्युमिनियम का तार है। अगर इसका रेजिस्टेंस R2 हो तो R2 R1 का कितने गुना होगा। दूसरा तार पहले से, दूसरे तार की लंबाई डबल है और रेडियस आधी है, तो आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस पहले वाले से कितने गुना होगा।
करो ये। जो बच्चे 8 गुना लिख रहे हैं उन सबका बिल्कुल ठीक आंसर है। देखो मैं बाहर पटाखे छूट रहे हैं बहुत ज्यादा। आगे चल रहे भाई बहुत सारे। साहब आया क्या तकड़ा, क्या देखेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। एक जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का जिक्र कर रहा है। अब दोनों तार हैं एल्युमिनियम के, रेजिस्टिविटी हटा दो, पाई की वैल्यू 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो। तो लंबाई दूसरे तार की कितनी है, डबल है, तो 2 ऊपर लिख दिया। रेडियस है आधी, रेडियस का स्क्वायर तो आधे का भी स्क्वायर कर दो। 1/4 तो 2 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो नए तार का जो रेजिस्टेंस है पहले से 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 गुना। ठीक है, वास्को दिलखुश कुमार टाइम्स आया करो क्लास में। 8 गुना वालों का एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक, तो पेपर में अगर 2 वायर में कंपेयर कराए तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक ये वाला करना, ये अलग है। भीम जयंती है सर इसलिए है हाँ हाँ, ये सही कह रहा है बच्चा। आज बाबा साहब की जयंती है तो हो सकता है कि इसलिए पटाखे चल रहे हो। मैं सोच रहा था कितने हमारे यहाँ शायद कैंपस में प्रोग्राम भी है नीचे। महेश जंजाल जी ने सही बात पकड़ा। हम कह रहे हैं सर जी ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आते हैं। ठीक है, बढ़िया है। लिख रहा है कि व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डबल इट रेजिस्टेंस बिकम। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे, ये फंसाने के लिए आते हैं। कई बार लगेगा कि आपको यार कभी आंसर ये आ रहा है कभी ये आ रहा है, तो देखो कैसे करना है, ऐसे डील समझना। अगर पेपर में आपसे कहे कि एक तार को पिघाल कर मेल्ट करने के बाद में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगुना किया, या तार को खींच के लंबाई डबल की, या मोड़ के आधी की, तो जहां पर पेपर में आपको मेल्ट शब्द, खींचने वाला शब्द, मेल्ट शब्द पिघालने वाला और स्ट्रेच खींचने वाला शब्द आ जाए, उन क्वेश्चन को हम अलग तरीके से डील करेंगे। क्यों? और एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक तार है, इसे मैंने खींच के लंबाई डबल कर दी, तो मैं खींच के लंबाई दुगुनी करूंगा तो केवल लंबाई नहीं बदलेगी, खींचने से उसकी मोटाई भी तो चेंज हो जाएगी। तो जहां पर अगर खींचना और पिघालना शब्द होगा उसे हम करेंगे अलग तरीके से। वहां पर लिख लेना अपनी कॉपी में कि अगर खींचना या पिघालना शब्द होगा तो वो क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। लिख लो शॉर्ट ट्रिक से, वो आगे बताएंगे। लेकिन अगर पेपर में उसने पिघालने या खींचने का जिक्र नहीं किया तो हम करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसने कहा कि एक तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या डबल कर दिया है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से कर दिया डबल। तो क्या इस क्वेश्चन में उसने कहीं मेल्ट का, पिघालने का, खींचने का जिक्र किया? नहीं। इसका मतलब है अगर पिघालने खींचने का जिक्र ना करे तो फिर जिस चीज में वो चेंज कह रहा है हम केवल मान के चलेंगे केवल वही चीज बदल रही है, बाकी और सारे फैक्टर नहीं बदल रहे। भाई खींचने वाले में तो कहेगा कि खींच के लंबाई डबल कर दी, भले लंबाई को कह रहा है खींच के डबल की, पर हमें पता है कि साथ में मोटाई भी बदलेगी। एक तार को पिघाल कर उसकी लंबाई डबल कर दी, पिघाल को, भाई तार को पिघालेंगे, मटेरियल तो उतना ही है, पिघाल के लंबाई डबल करेंगे तो मोटाई तो बदलेगी। तो पिघालने और खींचने वाले में एक चीज में चेंज करेगा, दूसरे में ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन जब वो पिघालने खींचने का जिक्र ना करे तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें लिख लो कि हम करेंगे फॉर्मूले से, पिघालने खींचने वाले करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। अभी उसने कहा कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, पिघालने
खींचने का जिक्र नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा केवल एरिया पे ही फर्क पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। तो अब देखो हम ये मान के चलेंगे जब तार को पिघालने खींचने का जिक्र नहीं करेगा कि तार की जो लंबाई थी पहले वो वही की वही है, मेटेरियल भी वही का वही है, केवल एरिया में चेंज कर रहे हैं। एरिया कर दिया डबल, और एरिया फॉर्मूले में कहा लिखा है, नीचे लिखा है, यानी कि रेजिस्टेंस पहले से हो जाएगा आधा। तो अब रेजिस्टेंस रह जाएगा आधा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, बी ऑप्शन। तो बी से करेक्ट आंसर है। जिन्होंने बी लिखा है उनका एकदम ठीक है, बाकी सबका गलत है। ध्यान समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, लंबाई जो थी वही की वही थी, बस अब पहले से डबल एरिया वाला तार ले लिया, तो उसका रेजिस्टेंस पहले से आधा आएगा। ये करना। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा डायमीटर डबल करने का मतलब है कि आपने उसकी रेडियस भी डबल कर दी होगी। एक चीज बताओ, अगर रेडियस 3 है, अगर रेडियस हो 3 मीटर की, तो डायमीटर कितना हो जाता है, 6 मीटर। डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है ना। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, 3 से कर दूं 6 मीटर, तो डायमीटर कितना आएगा, 12 मीटर आएगा। यानी कि अगर डायमीटर में डबल कर रहा हूं तो रेडियस भी डबल हो रही होगी। तो डायमीटर डबल करने का मतलब है रेडियस भी डबल करना। अब इस क्वेश्चन में उसने पिघालने का खींचने का जिक्र तो किया नहीं है, तो अगर पिघालने खींचने का जिक्र ना किया तो सीधे फॉर्मूला लिख लो, आर इजकल टू रो एल बाई ए। तो अब इस क्वेश्चन में ये मान के चलेंगे जब वो खींचने या पिघालने का जिक्र नहीं करेगा कि केवल जिसमें चेंज कहा उसमें चेंज हो रहा है, तो एरिया की जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर स्क्वायर। आर कितना हो गया पहले से डबल, तो रेडियस लिखा है नीचे, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/4, यानी रेजिस्टेंस पहले का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 4, ये करो। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो बेटा अगर डायमीटर आपने हाफ कर दिया, यानी कि रेडियस भी तो हाफ हो जाएगी, डायमीटर हाफ कर देंगे तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी, तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पिघालने और खींचने का जिक्र नहीं करेगा, तो रो एल बाई ए, एक जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हम ये मान के चलेंगे जिस फैक्टर में चेंज करा है केवल वही बदल रहा है, यानी रेजिस्टिविटी वही है, लंबाई वही है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, रेडियस कर दी आधी, तो आधा आधा लिखेंगे नीचे, स्क्वायर भी है, तो नीचे आ जाएगा 1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी नए तार का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना। तो फोर्थ का आंसर आएगा ए। समझ रहे हैं बात को, फोर्थ का ए आएगा, 1/4 नहीं आएगा भाई। विमल कुमार, रेडियस यहाँ पे आधी की है, रेडियस फॉर्मूला में नीचे लिखा है, तो आधे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। समझ गए बात को, अरे हाँ कि ना। तो अभी हमने क्या देखा, या तो पेपर में हमारे से 2 तारों में कंपेयर कराएगा कि दूसरे तार की लंबाई से दुगुनी है, रेडियस दुगुनी है या आधी है, और दोनों तार सेम मटेरियल के होंगे, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, जो जितने गुना है वहां पे वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे। या आपसे कह देगा कि तार का हमने रेडियस डबल कर दी, आधी कर दी, एरिया डबल कर दिया, और पिघालने और खींचने का जिक्र नहीं किया, तो भी हम फॉर्मूले से ही करेंगे। हम ये मान के चलेंगे जिस फैक्टर में चेंज का है केवल वही बदल रहा है, बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो पिघालने या खींचने का जिक्र करेगा तो हम कैसे करेंगे, अब उसकी बात करेंगे हम क्लास में। अब लिखेंगे हम यहाँ पे मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तार को पिघालना या खींचना। अब जैसे मैं कहूं आपसे
मेरे पास में एक वायर है, इसकी लंबाई L है, रेडियस R है, ये कॉपर का तार है और इस तार को मैंने मेल्ट करके या खींच कर इसकी लंबाई पहले से डबल कर दी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको चाहिए पता है कि जब मैं तार को खींचने लगूंगा, खींच के लंबाई डबल करूंगा, ये इस तार को पिघाल लूंगा, तो जो मटेरियल बनेगा उसे डबल लंबाई का तार बनाऊंगा, तो पहले से पतला बनेगा वो। यदि हम तार को मेल्ट करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो साथ में उसकी मोटाई में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर पाएंगे सीधे हम कि फॉर्मूला लगा आप ऐसे सोचो कि लंबाई दुगनी कर दी खींच के तो रेजिस्टेंस दुगना, नहीं भाई, तार को खींच के लंबाई दुगनी करोगे तो साथ में उसकी रेडियस भी तो बदल जाएगी, मोटाई भी तो बदल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे बात नहीं बनेगी। तो जब वो खींचने पिघालने का जिक्र करेगा तो कैसे करेंगे समझना। पहले मैं इसका डिटेल बता देता हूं, फिर मैं इसका बताऊंगा शॉर्टकट 1 से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले डिटेल समझ जाओ, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। मान लो पहले रेडियस R1 थी, तार को पिघाल के मैंने तार को पिघाल के लंबाई कर दी दुगुनी, तो रेडियस बदल के हो गई हमारी कितनी, डबल। वो सॉरी, रेडियस हो गई R2, R1 से R2 हो गई। तार को पिघालेंगे, मटेरियल तो बदलेगा नहीं, पहले कॉपर का तार था तो अब भी कॉपर का ही रहेगा, ठीक। मान लो पहले रेजिस्टेंस था इसका R1, अब हो गया R2। तो हम देखते हैं कि जब तार को पिघाल के लंबाई मैंने डबल कर दी, L से 2L कर दी, तो मोटाई बदल जाएगी, रेडियस R1 से हो गई R2, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो L बाई A। एक जगह पाई R स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि रेडियस का जिक्र हो रहा है। इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो R1 कितना आएगा, रो लंबाई कितनी है, L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को यहां लगा दो R2 पे, रो L कितना हो चुका है यहाँ पे 2L अपॉन पाई R स्क्वायर। R कितना है यहाँ पे R2 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इसे क्वेश्चन नंबर A मान लो, यहाँ पे लंबाई L थी तो L लिख दिया, रेडियस थी R1 तो R1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर लंबाई हो चुकी है 2L, रेडियस हो गई R2। अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई लंबाई तो L से 2L कर दी, पर मुझे ये नहीं पता कि जो रेडियस R1 से R2 हुई है, ये R2 पहले की आधी है कि 1/4 है कि 1/3 है, ये तो पता ही नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, मेंसुरेशन, कि अगर मैं इस तार को पिघालकर ये वाला तार बनाऊंगा तो इन दोनों तारों का वॉल्यूम आयतन सेम ही होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम बनेगा। जो वॉल्यूम इसका वही वॉल्यूम इसका भी आएगा। भाई यही तो मटेरियल, इसी मटेरियल को पिघाल कर हमने बना दिया, लंबाई बढ़ा दी तो मोटाई घट गई। तो हम तार को पिघालकर नई शेप बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम रहता है सेम। V1 किसके बराबर होगा, V2 के। अर्थात तार की जो शकल सूरत होती है सिलेंडर की फॉर्म में, बेलन की, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। पाई यहाँ पे R कितना है, R1 स्क्वायर, और H है L के बराबर। यह क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, H कितना हो जाएगा 2L के बराबर। ये पाई से पाई कट गया, एक L से एक L कट गया, तो R2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये नीचे पहुंच जाएगा R1 स्क्वायर बटे 2 के। तो R2 स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, ऊपर क्या है ये 2 रो L, नीचे है पाई R2 स्क्वायर होगा R1 स्क्वायर बटे 2। 2 पहुंच गया ऊपर, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर क्या है, R1, यानी कि जो R2 है वो R1 का 4 गुना हो गया। यानी अगर हम किसी तार को पिघाल कर उसकी लंबाई, किसी तार को पिघालकर अगर उसकी लंबाई हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका 4 गुना आया। क्यों, क्योंकि तार को जब पिघाल के आपने लंबाई चेंज की तो साथ में मोटाई में भी चेंज हो रहा है। लेकिन पेपर में इतना लंबा चौड़ा हम करने बैठ के फिर तो हो गया काम कि यहाँ पे लंबाई L थी, रेडियस R1 थी, पहले ये क्वेश्चन बनाई, यहाँ लंबाई 2L हो गई और रेडियस बदल के R2 हो गई। अब फिर क्या किया, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा, R2 स्क्वायर आया R1 स्क्वायर बटे 2 के, तो R2 स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने, R1 स्क्वायर बटे 2 पर पहुंच गया, 2 दूनी 4 रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और ये रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से क्या है R1, तो R2 R1 का हो गया 4 गुना। पेपर में इतना नहीं करेंगे हम, पेपर में करेंगे 2-3 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन। अब देखो, जब भी पेपर में मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग आए तो अपनी कॉपी में लिखोगे, हम करेंगे अब शॉर्ट ट्रिक से। अगर मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग का जिक्र नहीं करेगा तो हम करेंगे फॉर्मूले से, और मेल्टिंग या स्ट्रेचिंग आ गया तो करेंगे शॉर्टकट। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे यहां देखना। जैसे पेपर में आया कि एक तार को पिघालकर उसकी लंबाई हमने दुगुनी कर दी या 3 गुना कर दिया, 5 गुना, तो बस आपको करना, जब भी आप मेल्ट शब्द पढ़े पेपर में या खींचना शब्द पढ़े तो लंबाई जितने गुना करेगा उसका स्क्वायर कर देना, जो भी स्क्वायर करके आएगा वही हमारा आंसर। तो तार को पिघाल के लंबाई की दुगुनी, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि नई तार का रेजिस्टेंस पहले से
4 गुना हो जाएगा। आपको स्क्वायर करना है सीधे लंबाई वाले केस में। तो जब भी पेपर में कहे कि तार को पिघाल के लंबाई इतने गुना की, तो जितने गुना लंबाई करे उसका जो भी स्क्वायर आए वही हमारा आंसर है। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक तार को पिघाल कर उसकी लंबाई पहले से 5 गुना कर दी, तो नए तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 सेकंड में आंसर दिमाग में आ गया होगा। 5 का स्क्वायर 25, यानी नए तार का रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 गुना। हमने क्या करना है? 5 का स्क्वायर 25। तीसरे वाला आप मुझे बताएंगे, एक तार को पिघाल कर और इसकी लंबाई पहले से 1/4 कर दी जाए, तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले से कितने गुना होगा? ये बताओ। लंबाई अगर 1/4 कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले के कितने गुना बनेगा? देखो, लंबाई कर दी हमने 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 1/16। तो नए तार का रेजिस्टेंस पहले का 1/16 हो जाएगा। कहीं तुम 16 कर दो, जितने गुना लंबाई करेगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, चलो आज के इतने रखते हैं। कल की क्लास हम देखेंगे अगर हम तार को पिघाल कर रेडियस में चेंज कर दें या एरिया में चेंज कर दें तो क्या होगा। और फिर हम कल की क्लास में देखेंगे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर। ये कल की क्लास में करेंगे। फिर हम आएंगे ओम के नियम पर। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं परसों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।